हेलो एवरीवन, क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में क्या देख रहे हैं? लाइफ प्रोसेसेस के टॉप 20 एमसीक्यूज। जो हमने टॉप 20 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हमने केमिस्ट्री पूरा किया। और अभी आज बायोलॉजी का पहला जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, तो उसको देख रहे हैं। लाइफ प्रोसेसेस में आपके पास है रिप्रोडक्शन छोड़ के बाकी के लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, जैसे कि अभी डाइजेशन है, फिर रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ठीक है, तो उसके एमसीक्यूज काफी ज्यादा एमसीक्यूज इस पे बनते हैं। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 20-25 एमसीक्यूज निकाले हैं, तो उसको ध्यान दो अच्छे से, है ना। और साथ ही साथ मैं इसके कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करूंगा एज व्हाट वी यूज टू डू अर्लियर। सेम मेथड में कंटिन्यू करते हैं, है ना। देखो चलो स्टार्ट करते हैं क्विकली फर्स्ट क्वेश्चन से। अ स्टोमाटा क्लोजेस when it needs carbon dioxide for photosynthesis. It does not need carbon dioxide for photosynthesis. क्लोज कब हो रहा है वो बोल रहे हैं कि जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तब, या जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तब, व्हेन इट डज नॉट नीड। तो ऑब्वियसली स्टोमाटा जो होता है ना, तो स्टोमाटा को है ना साइड में ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, ये गार्ड सेल साइड के क्या करते हैं, इसमें ना वाटर लेवल फिल होती, वाटर लेवल चेंज होने की वजह से ये ओपन और क्लोज होते हैं। जब पानी अंदर आ जाएगा, पानी अंदर आ जाएगा तो ये दिस गार्ड सेल्स, पानी अंदर आ रहा है H2O, तो ये गार्ड सेल जो है ये टर्जिड हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? टर्जिड हो जाते हैं। तो जब टर्जिड हुए, तो जब गार्ड सेल्स, यहाँ पे लिखता हूं मैं, व्हेन गार्ड सेल्स, वो जब टर्जिड हो जाते हैं, टर्जिड कब होंगे? टर्जिड कब होंगे? व्हेन वाटर एंटर्स इनसाइड, व्हेन वाटर एंटर्स इनसाइड, तो अंदर आ जाएंगे, वो टर्जिड हो जाएंगे, तभी तो स्टोमाटा खुलता है। आया समझ में? ये जो है ये ओपनिंग, दिस ओपनिंग इज स्टोमाटल ओपनिंग, दिस ओपनिंग इज अ स्टोमाटल ओपनिंग, वो तभी खुलेगा। आया क्या समझ में? कभी पानी अंदर आएगा तो। ठीक है, जब गार्ड सेल्स में से पानी बाहर जाएगा तो, गार्ड सेल्स में से पानी बाहर जाएगा तो वो जो है वो फ्लैसिड बन जाएंगे। व्हेन व्हेन यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन वाटर गोज आउट, व्हेन वाटर गोज आउट, ठीक है, गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड, फ्लैसिड या श्रिंक हो जाते हैं, फ्लैसिड या फिर क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं। एंड स्टोमाटा श्रिंक हो जाते हैं एंड स्टोमाटा क्लोजेस। ठीक है, स्टोमाटा जो है वो हो जाता है क्लोज। ठीक है, स्टोमाटा क्लोजेस। तो आपको ध्यान रखना है, स्टोमाटा क्लोज होगा। CO2 अंदर कैसे आएगा? जब उसको CO2 अंदर लेना है तो स्टोमाटा ओपन होना चाहिए। व्हेन इट नीड्स CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, वो क्लोज कैसे होगा? वो पूछ रहे स्टोमाटा क्लोज कब होगा? व्हेन इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड? नो, व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। बराबर, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो तब क्लोज होगा। तो सेकेंड वाला आएगा। और साथ ही साथ वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। यस, क्योंकि व्हेन वाटर गोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स दे बिकम फ्लैसिड एंड स्टोमाटा क्लोजेस, क्योंकि वो श्रिंक हो जाएंगे और स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। तो ये भी आ जाएगा थर्ड वन। सो ऑप्शन 2 एंड 3 किसमें है? 2 एंड 3 सी में। आया समझ में? इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छे से आपको एक डायग्राम ली है लास्ट में, ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए। चलो, बहुत बढ़िया। आपकी एनसीईआरटी की जो डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे कवर अप की है। तो अब देख लो इस चीज पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको। दिस इज एनसीईआरटी डायग्राम। तो अभी देखो, दोनों डायग्राम बहुत जरूरी है ना। ये डायग्राम को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना। क्या दिख रहा है देखो? हाँ, वही एक्सप्लेन करने के लिए कि पानी अंदर आएगा गार्ड सेल के अंदर या बाहर जाएगा, उस टाइम क्या होता है स्टोमाटा का। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है सबका। तो देखो यहाँ पे मैंने वो डायग्राम में बताया आपको कि देखो गार्ड सेल्स क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इसके कंपैरिजन में, ये वाले गार्ड सेल्स के कंपैरिजन में ये वाले देखो दोनों। तो ये केस में यानी कि ए वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ये टर्जिड हुए हैं, टर्जिड हुए हैं। क्यों टर्जिड हो गए हैं? टर्जिड क्योंकि स्वेल हुए हैं, स्वेल हुए हैं क्योंकि पानी अंदर चला गया है, H2O अंदर चला गया है। इधर से H2O बाहर चला जाएगा, तो ये कैसे दिख रहे हैं आपको? फ्लैसिड दिख रहे हैं, श्रिंक दिख रहे हैं। तो स्टोमाटा क्लोज भी दिख रहा है यहाँ पे आपको। यहाँ पे जो स्टोमाटा है ये क्या है? क्लोज है। ये कैसा है? देखो ये ओपनिंग, ये बड़ी सी ओपनिंग, स्टोमाटल पोर इज ओपन। नीचे दिया भी है ओपन। ए वाली डायग्राम जो है वो ओपन की है, और बी वाली डायग्राम जो है वो क्लोज्ड वाली है। तो क्लोज स्टोमाटा कब? जब वो श्रिंक हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा तब
स्टोमाटा ओपन होगा, मतलब पानी अंदर जाने के बाद स्टोमाटा ओपन होगा। हमको क्लोज वाली बात चाहिए थी, तो व्हेन वाटर फ्लोज आउटसाइड होना चाहिए, राइट। व्हेन वाटर फ्लोज आउटसाइड, हमने क्या ऑप्शन टिक किया है? व्हेन वाटर फ्लोज आउटसाइड ऑफ द गार्ड सेल्स देन इट क्लोजेस, सो 2 and 3। तो ऑप्शन 2 and 3 किसमें है? सी में, सो सी इज आवर आंसर। अंडरस्टूड? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग थियरी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो आपको गार्ड सेल्स के शॉर्ट नोट को काम आएगी। मतलब जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको थियरी में भी काम आने ही वाला है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं फटाफट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल फिजन इज अ मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ओके, मल्टीपल मल्टीपल फिजन पूछ रहे हैं। क्या आपको बाइनरी फिजन पता है? हाँ, बाइनरी फिजन में हमारे एनसीईआरटी में अमीबा का एग्जाम्पल है, आपको पता है। और मल्टीपल फिजन में अमीबा का भी एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन अमीबा उन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया है। एनसीईआरटी में तो प्लास्मोडियम दिया है। अमीबा कैन ऑल्सो डू द बाइनरी फिजन इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में वो मल्टीपल फिजन करता है। नॉर्मली वो बाइनरी फिजन करता है अमीबा, आपको पता है ना, बाइनरी फिजन करता है वो। लेकिन मल्टीपल फिजन वाले फेज में कब जाता है, या हम प्लाज्मोडियम की बात कर ले तो कब जाएगा? तो देखो ऐसे होता है कि इसके साइड में, इसके बाजू में पूरा जो है एक ऐसा स्टिफ लेयर बन जाता है ना, एक स्टिफ हार्ड लेयर बन जाता है। दैट इज बेसिकली ये जो कवरिंग बन जाता है ना इसका, इसको हम बोलते हैं सिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं इसको, आप ब्लास्टोसिस्ट भी बोल सकते हो या सिर्फ सिस्ट बोल सकते हो। ये सिस्ट लेयर से बना हुआ रहता है, ठीक है। और ये सिस्ट लेयर से बना हुआ, सिस्ट लेयर टफ लेयर, अनफेवरेबल कंडीशन में अंदर तो बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं। प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं अंदर। एंड दिस डॉटर न्यूक्लियाई दे गो ऑन रिप्रोड्यूसिंग इनसाइड मल्टीपल न्यूक्लियाई हुआ। अब जब फेवरेबल कंडीशन आया, तो फेवरेबल कंडीशन आने के बाद क्या होता है? दिस विल ब्रेक, दिस विल ब्रेक ओपन, द सिस्ट लेयर विल ब्रेक ओपन, और ब्रेक होके बहुत सारे ये जो मल्टीपल डॉटर न्यूक्लियर डॉटर सेल जो है वो बाहर आ जाएंगे, एक साथ बाहर आ जाएंगे। इसी को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। इसमें ये प्लास्मोडियम में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा, ईस्ट। इसमें होता है क्या? नहीं। क्यों भाई? ईस्ट बडिंग करता है। लिशमानिया बाइनरी फिजन करता है, लिशमानिया बाइनरी फिजन करता है। पैरोमीशियम वो भी फिजन, बाइनरी फिजन ही करता है। पैरोमीशियम ऑल्सो डज द बाइनरी फिजन। ईस्ट बडिंग करता है। प्लास्मोडियम डज दिस, जो डायग्राम मैंने निकाली है। डन। सो प्लास्मोडियम में मल्टीपल फिजन दिखता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। नेक्स्ट बढ़ते आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट की भी डायग्राम मैंने दी है, मतलब यहाँ पे रखी हुई है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डायग्राम लाई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, और स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा अंदाजा आ जाएगा। सही है? चलो। राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट टू वेरियस पार्ट्स। ओके, एट्रियम वेंट्रिकल के बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी राइट एट्रियम रिसीव कर रहा है क्या, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर कर रहा है क्या? मतलब इन शॉर्ट आपको ये समझ में आया कि दे आर टॉकिंग अबाउट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। दे आर टॉकिंग अबाउट एट्रियम वेंट्रिकल किधर से कैसे आ रहा है उस बारे में बात कर रहे हैं। सही है? हाँ, तो अभी हम उसको पहले स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम हार्ट के डायग्राम पे आते हैं क्विकली और देखते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल, दोनों साइड के एट्रिया, दोनों साइड के वेंट्रिकल्स कैसे स्टडी कर रहे हैं, अभी इसको थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो पहले। ठीक है, मैं इसको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मार्किंग कर रहा हूँ, ध्यान देना। राइट एट्रियम जो है, राइट एट्रियम यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, विच इज द राइट एट्रियम, दिस वन। इसको राइट एट्रियम को मैं ऐसा थोड़ा येलो शेड कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। हाँ, फिर ऑब्वियसली ये लेफ्ट एट्रियम होगा, आपको ये तो समझ रहा है लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम को यहाँ पे मैंने ये ब्लैक कर दिया ऊपर का। अब हो क्या रहा है, प्रोसेस को पहले समझ लो। हो क्या रहा है, प्रोसेस को समझ लो पहले। तो मैं थोड़ा सा इसको एक बड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। बोल्ड लाइन इसलिए करता हूँ ताकि आप समझ जाए। कभी भी वेना केवा से, वेना केवा से इधर से और इधर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। यहां से भी कैसा आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, किधर से? बॉडी से यूज्ड अप ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड किस में जा रहा है? ये येलो पोर्शन में। व्हाट इज दिस येलो पोर्शन? येलो पोर्शन इज राइट एट्रियम। ये येलो पोर्शन है राइट एट्रियम। करेक्ट? सही है क्या? हाँ, राइट एट्रियम में आया। फिर उसके बाद कहा जाता है, फिर से वही, उसके बाद यहाँ पे आता है जो कि राइट वेंट्रिकल है, नीचे वाला पोर्शन वेंट्रिकल होता है, तो वो यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल में। और यहीं से चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ। कहाँ पे जा रहा है? लंग्स की तरफ, क्योंकि वो डीऑक्सीनेटेड है, तो लंग्स को चला जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ना, प्यूरिफिकेशन के लिए यहीं से चला गया। समझ रहे हो बात को? हाँ, अभी यही चीज उसी समय में दो साइकिल पास होती है, तो उसी समय में लंग्स से प्योर ब्लड यानी के ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, यहां से इसमें आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर उसके बाद कहा जाता है, उसके बाद जाता है उसके नीचे वाले वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ये वाले रीजन में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आप देख पाओगे इधर से पीछे से ये दिख रहा है आपको, इधर से एओर्टा से बॉडी को चला जाता है, क्योंकि वो प्योर, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहां से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और बॉडी को जाएगा। समझा? यहां से यहाँ पे आएगा और फिर लंग्स को जाएगा। क्या ये डायग्राम समझ रही है अच्छे से? ठीक है, इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को कॉपी करके हमारे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया उसी पे आते हैं, और वहां पे मैं जस्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ। चलो, इसको पेस्ट करके हम साइड में रख रहे हैं। और आई होप अभी आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, बट समझ में आ जाएगा। वही डायग्राम मैंने लिए, वही डायग्राम जो एक्सप्लेन किया वही। और क्वेश्चन को देख लेते हैं साइड बाय साइड, है ना? साइड बाय साइड क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पे रख दूं। हाँ, चलो। राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड, ट्रू है क्या? राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड, ट्रू है क्या? देखो अभी सिखाया था, पहले एक एक चीज को डायरेक्टली क्लियर कर लो। नहीं, गलत है। राइट एट्रियम मानी ये देखो राइट एट्रियम, ये वाला येलो किया था हमने, ये वाला। हाँ, इसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है क्या? नहीं, मैंने क्या बोला था? डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा ना बॉडी से, बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा। तो फर्स्ट वन तो यहीं पे रॉन्ग है कि राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड, यहीं पे रॉन्ग हुआ। तो ए स्टेटमेंट रॉन्ग। बढ़िया, इजी लग रहा है अभी? हाँ, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। नेक्स्ट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम, ओके, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स, ट्रांसफर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। बराबर? यहां तक तो बराबर है। ये लेफ्ट एट्रियम जो है ये इधर ट्रांसफर करता है क्या? हाँ, क्या है ये वाला जो नीचे अभी कर रहा हूं मैं, ब्लैक से कर रहा हूँ, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर करता है, करता है। कहाँ से आता है? लंग से आता है। लंग से आया ऑक्सीनेटेड, इसमें से इसमें ट्रांसफर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, बिल्कुल करता है। ठीक है, विच सेंस टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। हाँ, इधर से एओर्टा से वेरियस बॉडी पार्ट को जाता है क्या? हाँ, जाता है भाई, बराबर है, बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं फटाफट। आई होप यू आर गेटिंग इट। जो नेक्स्ट वाला जो है, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, क्या बोला है यहाँ पे? राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अभी आगे क्या बोला है देखो, राइट एट्रियम हमारा, जस्ट मिनट, ये सारी चीजें इरेज कर लेते हैं हम लोग। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तो समझा आपको? हाँ, चलो फटाफट देख लेते हैं सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट। द थर्ड स्टेटमेंट इज नाउ, फिर से देखनी पड़ेगी थर्ड स्टेटमेंट के लिए ये डायग्राम। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, बराबर है क्या? राइट एट्रियम, हाँ, राइट एट्रियम जो है वो ये वाला है, बराबर है। रिसीव कर रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कर रहा है थ्रू वेना केवा फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट्स। हाँ, दोनों बराबर है, अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट्स। हाँ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, लोअर बॉडी पार्ट से आ रहा है इंफेरियर वेना केवा से, अपर बॉडी पार्ट से आ रहा है सुपेरियर वेना केवा से, और लेफ्ट और राइट एट्रियम में घुस रहा है ना ये येलो वाला जो क्या था, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड। हाँ, तो ये जो हमारी चीज है हमने यहाँ पे जो लिखा था, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सेकेंड इज ऑल्सो ट्रू के राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू वेना केवा फ्रॉम वेरियस पार्ट, अपर एंड लोअर बॉडी। यस, ट्रू। आया समझ में? लास्ट वाला देख लेते हैं, हमको दो स्टेटमेंट ट्रू मिले, ऑप्शन भी मिल गया है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीनेटेड ब्लड,
लेफ्ट एट्रियम डायरेक्ट ट्रांसफर करता है क्या एओर्टा को? नहीं। देखो डायग्राम, लेफ्ट एट्रियम ये वाला होता है, ये वाला लेफ्ट एट्रियम यहाँ पे, ये डायरेक्ट एओर्टा को भेजता है कि इधर नहीं, पहले नीचे भेजता है ना। हाँ, तो ये डी वाला इज ऑल्सो रॉन्ग, सो डी इज ऑल्सो रॉन्ग, इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, तो हमको जो मिला आंसर क्या मिल रहा है? बी एंड सी इज करेक्ट। वेर इज बी एंड सी? ऑप्शन सी, बी एंड सी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके दिया। सी इज आवर ऑप्शन। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंगली ये डायग्राम समझ में आई होगी। ठीक है, चलो आगे एक हाथ और क्वेश्चन आएगा, हम लेंगे उसमें भी। सिलेक्ट आउट द फॉलोइंग ऑफ अ ग्लैंड विच डज नॉट ऑकर एज अ पेयर इन अ ह्यूमन बॉडी। पेयर मतलब जोड़ी, तो पेयर्ड यानी कि दो। तो कौन से इसमें पेड़? ओवरी पेयर्ड है ना, पेयर्ड है ना ओवरी, दो ओवरीज प्रेजेंट है। टेस्टिस भी पेयर्ड है, दो टेस्टिस प्रेजेंट, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एड्रिनल ग्लैंड, हाँ भाई एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के टॉप पोर्शन के ऊपर, किडनी के टॉप पोर्शन के ऊपर, है ना। तो कैपिंग जैसा जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड होता है। ठीक है, तो वो भी पेयर्ड है ना, दो किडनी तो दो एड्रिनल रहेंगे, सो दीज आर ऑल पेयर्ड। विच इज नॉट पेयर्ड? पिट्यूटरी ग्लैंड, भाई पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में, so पिट्यूटरी ब्रेन रीजन में, इट इज नॉट पेयर्ड। Simple. Next. In human respiratory system, when a person breathes in, the position of the ribs and diaphragm will be। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। देखो वो क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब पर्सन ब्रीद इन करता है, तो पोजीशन ऑफ रिब, रिब का क्या होता है, और पोजीशन ऑफ डायफ्राम का क्या होता है। तो डायफ्राम जो है उसके बारे में कंफ्यूजन होता है, रिब्स के बारे में तो चलो आप समझ ही जाओगे। आप सांस लेके देख लो, तो रिब्स तो लिफ्ट ऊपर होती है, सो रिब्स जो है दे गेट लिफ्टेड। तो रिब्स जो है दे गेट लिफ्टेड। ये एनसीईआरटी की बहुत ही बढ़िया लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन उठा के डाला हुआ है, इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क किया। ध्यान दो, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया है कि रिब्स तो लिफ्ट हो जाएंगे, डायफ्राम जो है वो फ्लैटेंड हो जाएंगे, कर्व नहीं होते। बहुत बच्चों को लगता है कि वो कर्व होंगे, नो, कर्व नहीं होते डायफ्राम। ध्यान रहे, आप जो भी है कि आप जो भी लंग्स वगैरह जो बना रहे हो, ठीक है, तो लंग्स बनाने के बाद उस केस में आप ये ध्यान दिया करो कि हमने ये जो डायफ्राम है ना यहाँ का, ये ड्रॉ कर ले रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे, तो ये डायफ्राम जो है ना, ये डायफ्राम, तो रिब्स तो लिफ्ट हो गए, तो डायफ्राम जो है इसे डोम शेप नहीं होगा, ये डोम कर्व कब हो जाएगा, है ना, ये कर्व कब हो जाएगा, जब एक्सेल करेंगे। अंडरस्टूड? तो एनसीईआरटी ने क्लियरली जो लाइन मेंशन की, हमको एनसीईआरटी से ही जाना है, बाकी दिमाग मतलब आपको लगाना नहीं है। एनसीईआरटी तो आप मिस नहीं कर सकते, प्योर एनसीईआरटी रीडिंग। तो ध्यान रहे, द रिब्स गेट लिफ्टेड, डायफ्राम गेट्स फ्लैटेंड, therefore option where is B, where is this lifted ribs and flattened diaphragm। डायफ्राम कर्व होगा क्या, कर्व डोम? नो। यहाँ पे फ्लैटन डायफ्राम दिया है, लेकिन रिलैक्स रिब्स, रिलैक्स कैसे होंगे भाई, हम तो अंदर ले रहे हैं। रिलैक्स रिब्स नहीं, तो रिलैक्स रिलैक्स दोनों चले गए, ये इसकी वजह से चला गया, फ्लैटन डायफ्राम होगा, बी इज द आंसर। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट? ध्यान से सुनना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है, गलत कौन सा है? ऑटोट्रॉप मतलब ग्रीन प्लांट्स, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ट्रू, यस दिस इज ट्रू। क्यों? क्योंकि मैं ऑप्शन को टिक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज ट्रू, यहाँ पे ट्रू लिख रहा हूँ, क्योंकि बराबर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे किस में से, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाना है, फूड बनाना है उसको, CO2 और वाटर के प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की वजह से। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी ट्रू है। स्टार्च, स्टार्च टेस्ट करते हैं कि नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसमें। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। देखो एक वर्ड ने गड़बड़ कर दी, गलत वर्ड है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट बोला है, गलत, दिस इज फॉल्स। और वही हमको निकालना था, विच इज द फॉल्स स्टेटमेंट, सी इज फॉल्स। ओके, दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स, यस, प्रोड्यूसर होते हैं ना ये, प्रोड्यूसर होते हैं, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ही होते हैं, तो ये भी क्या है, ट्रू है।
सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है हमारी? सी। एब्सेंस बोला है ना उसने, एब्सेंस ऑफ सनलाइट में थोड़ी ना होगा, प्रेजेंस में होगा। चलो नेक्स्ट, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक is protected by one of the following hydrochloric acid from hydrochloric acid, choose the correct one। तो स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेंगे म्यूकस से। म्यूकस होता है उसमें। व्हाट डज म्यूकस डू बेसिकली? तो देखो, जो स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्टमक के अंदर एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो सब रिएक्शंस की वजह से, जो भी स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा रिएक्शन चलती हुई रहती है, हीट जनरेट होकर रहती है, तो स्टमक की इनर लाइनिंग बड़ी स्मूथ होती है ना? हमको पता है एपिथेलियल का स्मूथ टिश्यू एकदम स्मूथ होती है, तो वो जल जाएगी। इसीलिए उसको म्यूकस से प्रोटेक्ट किया जाता है। म्यूकस, सॉफ्ट म्यूकस जो होता है, उस लाइनिंग से प्रोटेक्टेड होता है स्टमक की इनर लाइनिंग। ओके नेक्स्ट, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वेर एडेड टू राइस वाटर। Okay, few drops of iodine solution is added to rice water, and then the solution turns black in color, blue black in color. This indicate that rice water contains, obviously, rice water है ना, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, यानी स्टार्च रहेगा उसमें। यस, स्टार्च रहेगा, तो ये वाली जो हमने ऊपर चीज की है ना, उसी को हम स्टार्च टेस्ट बोलते हैं। हमारे एनसीईआरटी में स्टार्च टेस्ट थी, याद है? वो एक लीफ लिया है, लीफ को हमने ऐसे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक ऐसा कट करके हमने इसको, है ना, ऐसे यहाँ पे क्लिपिंग किया है। क्लिपिंग करके इस पत्ते को हमने, है ना, पहले धूप में रखा, फिर अंधेरे में रखा, फिर यहाँ जहाँ पे स्टार्च था, जहाँ पे स्टार्च था वहां पे ब्लू ब्लैक पैच आ जाता है बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद। बेसिकली स्टार्च टेस्ट ही है ये, जिससे आपको समझ रहा है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, उसकी वजह से ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो किस वजह से ब्लू ब्लैक हुआ है? बिकॉज स्टार्च इज प्रेजेंट इन द राइस वाटर। अंडरस्टूड नाउ? स्टार्च टेस्ट है ये। हाँ, स्टार्च टेस्ट। ठीक है, तो स्टार्च के प्रेजेंस की वजह से हुआ, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जो प्रेजेंट है राइस में। चूज द फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। अनदर इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट। Trypsin digests proteins and lipase carbohydrates. Trypsin digests emulsified fats and lipase proteins. Trypsin and lipase digest fats together. Pancreatic juice है दोनों. Trypsin digest proteins and lipase emulsified fats. कौन सा? बड़ा सिंपल है, अगर एनसीईआरटी आपने अगर रीड की होगी अच्छे से तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। देखो ध्यान से, ट्रिप्सिन जो होता है एंजाइम, जो पैंक्रियाटिक जूस है, प्रोटीन को तो डाइजेस्ट करता है वो, लेकिन लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं करता है। ये लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स बोला है, उसको नहीं करता, तो गलत है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स, वो लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करता है क्लियरली। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स, इमल्सिफाई किसने किया? बाइल ने, समझा? तो लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स होने चाहिए, लाइपेज प्रोटीन्स नहीं, समझा? और लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स, सिर्फ फैट्स नहीं। सो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स, ये तो समझ रहा है आपको, ठीक है, बढ़िया, प्रोटीन को तो डाइजेस्ट कर ही रहा है, और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट कर रहा है, जो कि बाइल ने ऑलरेडी करवा के लाया है। बाइल हैज ऑलरेडी डन इट, ओके, एंड देन इट विल डाइजेस्ट। आया समझ में? उसी को बाद में डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड। बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन हमारा डी है। एनसीईआरटी में स्पेशली इसकी एक लाइन मेंशन की हुई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लगा तो, एनसीईआरटी लाइन। आप नोट्स डाउनलोड करोगे तो आपको समझेगा, दिस इज एनसीईआरटी लाइन। ओके, हाँ, एक्सप्लेन भी किया मैंने, आपको समझेगा। चलो, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट इज, ईस्ट में। अच्छा चलो, मैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुमको एनसीईआरटी में 3 पाथवे दिए हुए हैं, उसमें से एरोबिक का, अनएरोबिक का रेस्पिरेशन, और ऐसे 3 पाथवे में से अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट में होता है वो कैसे होता है वो भी बताता हूँ। लेकिन जो कॉमन स्टेप होती है वो आपको पता होगी। कॉमन स्टेप जो होती है किसी भी रेस्पिरेशन में वो ये होती है कि वहां पे दिया भी है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, ग्लूकोज 6 कार्बन रहता है, उसको 3 कार्बन के कंपाउंड में ब्रेक डाउन करना, कॉल्ड एज पाइरुवेट। प्लस एनर्जी, डायग्राम को ध्यान से देखा करो, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद इस पाइरुवेट का क्या होता है,
प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना, हम जब आगे देखेंगे ध्यान रखना कि ये सब कुछ ये तो साइटोप्लाज्म में हो ही रहा है। ईस्ट की बात कर रहे हैं तो आगे की स्टेप भी साइटोप्लाज्म में ही होती है। ईस्ट के लिए ध्यान रखना वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है इथेनॉल बन रहा है, फर्मेंटेशन जैसा इथेनॉल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। लेकिन किधर? प्रेजेंस दोनों भी ध्यान रखना है, दोनों केस में साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे? ईस्ट में। ये समझ रहा है क्या? तो आपको ऑप्शन कौन सा आएगा? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में हुआ, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, पाइरुवेट बनाया, पाइरुवेट बनाया, पाइरुवेट बनाया, पाइरुवेट बनाया, सारे ऑप्शन जिंदा। आगे क्या? ईस्ट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में इथेनॉल और CO2 बनेगा क्या? रॉन्ग। माइटोकॉन्ड्रिया में लैक्टिक एसिड बनेगा क्या? रॉन्ग। वो तो हम में बनेगा, ईस्ट में नहीं भाई। लैक्टिक एसिड नहीं, एनिमल्स ह्यूमन में बनता है। रॉन्ग। तो क्या आ गया ऑप्शन? साइटोप्लाज्म में इथेनॉल और CO2 बनेगा। बाकी के क्यों रॉन्ग है वो भी बता दिया मैंने। दो लैक्टिक एसिड मतलब ये तो ऐसे भी कट हो गए ना। और माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बनता इसीलिए फर्स्ट कट हो गया। साइटोप्लाज्म दोनों केस में, इधर भी फर्स्ट स्टेप में भी और सेकंड स्टेप में भी, दोनों केस में साइटोप्लाज्म ईस्ट में। डी इज द आंसर। इसके लिए फिर से एक एक्सप्लेनेटरी डायग्राम लाया हूं, ध्यान से देखो। देख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। रेस्पिरेशन का क्वेश्चन इसके बिना हो ही नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से। मैंने क्या बोला था? हमारा C6H12O6 6 कार्बन का ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, देखो ध्यान से, किधर? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, कॉल्ड एज पाइरुवेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों अभी? क्योंकि बच्चे ये एनर्जी भूल जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में भी थोड़ी एनर्जी मिलती है। आगे क्वेश्चन लेने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अभी तो नहीं लग रहा है ये, लेकिन ये ध्यान रखना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप में भी एनर्जी बन रही है। पाइरुवेट जब बनता है तब, 6 कार्बन का 3 में टूटता है तब। ओके। एनर्जी तो फर्स्ट स्टेप में भी बन रही है। और इस पाइरुवेट का जब ईस्ट की बात करें तो वहां पे कुछ दिया है क्या? नहीं। साइटोप्लाज्म में बनता है इसीलिए। यहाँ पे कुछ दिया है क्या? नहीं, ये भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली दिया है, जब ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा भाई। ये दोनों एब्सेंस है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब फुल्ली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तभी तभी जाके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होगी, नहीं तो ये भी दोनों स्टेप साइटोप्लाज्म में होंगे। तो ईस्ट वाला देखो साइटोप्लाज्म में इथेनॉल, CO2 और एनर्जी देगा। तो ये वाला आंसर था हमारा। ठीक है। और ये वाली चीज भी ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप में भी एनर्जी बनती है। और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया वाली स्टेप भी याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया कब बनता है? कब माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस कब होता है? जब भी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तब होता है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज दोनों केस में साइटोप्लाज्म। तो बहुत अच्छे से याद करने के लिए मैंने स्टेप्स दिए तुमको। ठीक है। कहा गया अपना क्वेश्चन? ये वाला। सो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ही होगी वो स्टेप और पाइरुवेट बनाएगी। फिर साइटोप्लाज्म में ही होगी क्योंकि ऑक्सीजन अनेरोबिक है ना, तो इसीलिए इथेनॉल और CO2 आए समझ में। वो भी साइटोप्लाज्म में होगा, तो ईस्ट के लिए ग्लूकोज। डन। अब बताओ। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। एंड नाउ यू विल बी एबल टू इजीली टेल मी व्हाई आई एक्सप्लेन दैट डायग्राम एंड व्हाट वाज इट्स इंपॉर्टेंस। कि मैंने तो बोला था कि पहले स्टेप में साइटोप्लाज्म तो है, तो ग्लूकोज से पाइरुवेट बना माइटोकॉन्ड्रिया में, ये तो गया। ये अप्रोप्रिएट है क्या? गया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ये तो साइटोप्लाज्म में होनी चाहिए, तो फर्स्ट तो गया। दूसरा, ग्लूकोज में साइटोप्लाज्म से पाइरुवेट बना। हाँ सर बराबर है, बढ़िया। सर समझ रहा है। ओके। लेकिन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, तो आप देखो ध्यान से। मैंने बोला था फर्स्ट स्टेप में एनर्जी भी बनती है, तो ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में बनी स्टेप पाइरुवेट प्लस एनर्जी। ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में बनी पाइरुवेट प्लस एनर्जी। इसीलिए ये भी गया, क्योंकि इसमें प्लस एनर्जी नहीं है। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ पाइरुवेट है, फर्स्ट स्टेप में पाइरुवेट प्लस एनर्जी भी होता है। ये मैंने अभी डायग्राम एक्सप्लेन की थी, राइट। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ही मैंने बोला था सिर्फ कि आपको सेकेंड स्टेप में माइटोकॉन्ड्रिया लगता है। सेकेंड स्टेप में माइटोकॉन्ड्रिया लगता है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में तो माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी है इधर भी है। सर हमको तो दोनों सेम ही लग रहा है, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में हुई सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप, दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में हुई। लेकिन जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। भाई एनर्जी कौन देगा? एनर्जी लगेगा ना, ये बिना एनर्जी का सेकेंड स्टेप में एनर्जी नहीं मिलेगी क्या?
मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे एनर्जी नहीं लिखा है उन्होंने, सो इट इज रॉन्ग। समझा क्या? सो विच इज करेक्ट? डी। देखो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म वाली स्टेप हुई, स्टेप नंबर 1, पायरुवेट प्लस एनर्जी बनी, मैंने बोला था फर्स्ट स्टेप में। और वो स्टेप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक का बोल रहे हैं ना, एरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो CO2 प्लस H2 प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी आनी चाहिए ना। देखो तो, ये देखो, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये वाली स्टेप है वो। समझी कौन सी वाली स्टेप है? ये वाली। दिस टू दिस स्टेप नंबर 1, और यहां से यहाँ पे स्टेप नंबर 2, इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक। ओके, ये ये प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए तुमको बहुत बारीकी से, और PYQ है कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। सो डी इज द ऑप्शन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ऐसे ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट चार्ट। ठीक है, 3 स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। डन। चलो हार्ट वाली चीज पे आते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमने ऑलरेडी इस तरीके का क्वेश्चन लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द हार्ट। थोड़ा सा घुमा के दिया है बस। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बराबर है क्या? लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड, रॉन्ग। अभी आपको फिर से वो डायग्राम कॉपी कर दूं एक बार। छोड़ो ये वाले डायग्राम को, इसके ऊपर जो भी एनोट किया है ना, इसको थोड़ा हटा देते हैं, और आपको फिर से कॉपी करके ये डायग्राम मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो देखो तो, लेफ्ट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है क्या? नहीं भाई, ऑक्सीनेटेड आता है। डीऑक्सीनेट तो इधर आता है ना, ये वाले में। राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीनेटेड, यहाँ से वेना केवा से, है ना, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड आता है, पढ़ाया था मैंने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है ना। डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से आता है क्या? उन्होंने लेफ्ट बोला है, दैट इज रॉन्ग। जस्ट विल पेस्ट इट देयर नियर आवर क्वेश्चन, सो दैट विल बी एबल टू डू दैट। कहा गया? हाँ, ये देखो, पहली स्टेटमेंट क्या है? लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड बोला है क्या? जस्ट लेट मी सी। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड, ओके, यहां तक तो बराबर है। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी से थोड़ी मिल रहा है। लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से थोड़ी आ रहा है, वो लंग से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से, वो प्योर करके लंग से आ रहा है। ओके, सो ए इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स। देखो तो, लेफ्ट वेंट्रिकल ये वाला, हाँ ये वाला है, पंप कर रहा है क्या? एओर्टा से कर रहा है दूसरे पार्ट्स को। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यहां तक तो बराबर है। वाइल राइट वेंट्रिकल, ये वाला राइट वेंट्रिकल, वाइल राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू लंग्स, ये भी बराबर है। देखो आप साइकिल को ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, देखो आपको समझेगा। उन्होंने बोला है लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये वाला, ये पंप करता है बॉडी को, करता है एओर्टा से, ट्रू है। और राइट वेंट्रिकल मतलब ये पंप करता है लंग्स को प्योर करने को, यस, इधर से लंग्स को भेजता है प्योर करने को, पल्मोनरी आर्टरी। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। डन। समझ रहा है आपको? हाँ। लेफ्ट एट्रियम मतलब कौन सा? ये वाला, लेफ्ट एट्रियम ये वाला ट्रांसफर्स ऑक्सीनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इससे लेफ्ट एट्रियम जो है वो बोल रहा है ट्रांसफर कर रहा है टू राइट वेंट्रिकल। अब इधर से इधर थोड़ी जाता है, इधर से इधर थोड़ी जाता है, इधर से इधर आता है भाई, रॉन्ग है ये। समझ गए बात को? दिस इज रॉन्ग। ये राइट वेंट्रिकल को थोड़ी घुसता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में घुसता है। देन नेक्स्ट इज राइट एट्रियम। नेक्स्ट इज राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हाँ, राइट एट्रियम इधर था, पता है ना। डीऑक्सीनेटेड आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट, बराबर है क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल डिफरेंट पार्ट्स को पंप करता है क्या? ये देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से इधर से एओर्टा से डिफरेंट पार्ट्स को जाता है, और इधर से आता है वही। तो राइट एट्रियम रिसीव होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ट्रू। और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है बॉडी पार्ट्स को, वो भी ट्रू। सो फोर्थ इज ट्रू। विच आर ट्रू नाउ? 2 and 4, 2 and 4, 2 and 4, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी।
तो ये काफी लेंदी आपको लग रहे हैं, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। वही तो कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए उन्होंने ये किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है 2 और 4 जो करेक्ट है, तो ऑप्शन सी। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो लिया था हमने इस टाइप का। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डिपेंड्स अपॉन वाटर इन गार्ड सेल्स। अभी पढ़ा है मैंने। पानी अंदर आया तो टर्जिड हो जाएगा और स्टोमाटा ओपन। पानी बाहर गया तो फ्लैसिड हो जाएगा और स्टोमाटा क्लोज। सो इट डिपेंड्स इन, बिकॉज किस वजह से होता है ये? पानी की वजह से। सो इट डिपेंड्स अपॉन वाटर इन द गार्ड सेल्स। सी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट? पाइरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। होता है क्या? हाँ, हमने देखा। पहला स्टेप देखा हमने वो डायग्राम में। हाँ, ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है, यही होता है ना। क्योंकि भले ही एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, इथेनॉल और CO2 तो बनाता ही है ना पाइरुवेट। तो पाइरुवेट कैसे बना? ग्लूकोज से। तो उसने तो कन्वर्ट कर लिया बाद में इथेनॉल और CO2 को। किसने? ईस्ट ने। तो ये ट्रू है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया। फॉल्स है। फर्मेंटेशन के लिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन लगेगा। फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन। यही वाली ईस्ट ही तो करता है, ईस्ट को ही तो फर्मेंट करते हैं। ये वाला ट्रू है। और फर्मेंटेशन अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, अनएरोबिक में, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा क्या? गलत। वो साइटोप्लाज्म में होगा। तो ये भी फॉल्स है। ये भी फॉल्स है, समझा? फर्मेंटेशन जो है वो एरोबिक है क्या? फॉल्स, क्योंकि वो अनएरोबिक है। फर्मेंटेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्या? फॉल्स। वो साइटोप्लाज्म में होता है ना, क्योंकि अनएरोबिक है। तो 1 और 4 इज ट्रू। सी, ऑप्शन सी, 1 और 4 इज ट्रू। गॉट इट? तीन बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम मैंने बोला था। तीन हमारे पास पाथवे है। ओके, उसी में का एक क्वेश्चन है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स। दिस रिजल्ट ड्यू टू, बहुत तेज दौड़ा या क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो वो किस वजह से हुआ? क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ। कहाँ पे होगा? और मैंने बार बार बोला है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ही स्टेप्स विल ऑकर इन, स्टेप्स विल ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। अदरवाइज लैक ऑफ ऑक्सीजन में और कम ऑक्सीजन में वो साइटोप्लाज्म में ही होगा। ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, लैक्टिक एसिड बनता है इसीलिए क्रैम्प आ जाते हैं। तो पाइरुवेट इथेनॉल में जाएगा कि ईस्ट की वजह से होता है? ये नहीं भाई, ये थोड़ी होता है, रॉन्ग। पाइरुवेट ग्लूकोज बनाता है क्या? नहीं। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट, नॉन कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट टू लैक्टिक एसिड, यस। डी, पाइरुवेट लैक्टिक एसिड बनता है किसमें? साइटोप्लाज्म में। डी। बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स। ऊपर वाला आंसर, आई मीन ऊपर पढ़ा है उसका आंसर। पाइरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, बराबर। पाइरुविक पाइरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड बनाएगा तो सही। हाँ सर बनाएगा, हमको पता है, बराबर। लेकिन किधर? ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है ना, क्योंकि लैक्टिक एसिड तो वो मसल में क्रैम्प आते हैं, तो वो तो ऑक्सीजन कम पड़ने की वजह से आते हैं ना। इसका मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा क्या? नहीं। वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, इसीलिए तो स्टेटमेंट लिखी मैंने। जब भी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो ही माइटोकॉन्ड्रिया में स्टेप्स होती है, अदरवाइज सीधा सीधा साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऊपर लाइन भी लिखी मैंने, क्लोरोप्लास्ट में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ प्रेजेंस के दौरान, गोल्गी एपेरेटस में तो बिल्कुल नहीं। तो ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो साइटोप्लाज्म में। गॉट इट? चलो, इजी। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स इज ड्यू टू। ठीक है, ठीक है। सपोज आपने, ठीक है, ये स्टिग्मा है आपका। ठीक है, ये ओवरी है, ये स्टाइल है। स्टाइल के अंदर से, स्टाइल के अंदर से यहाँ पे पोलन ग्रेन होते हैं, राइट। यहाँ से ना पोलन ट्यूब बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, पोलन ट्यूब बन के कंटिन्यू होके यहाँ पे नीचे चली जाएगी। यहाँ पे अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स की तरफ चली जाएगी वो, क्योंकि पोलन ग्रेन वहां पे पहुंचाने हैं। क्योंकि पोलन ग्रेन्स वहां पे पहुंचाने हैं। यस और नो? यस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? क्यू केमोट्रोपिज्म। बोलो। आपको है टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में।
ये डायग्राम भी है ना, ये डायग्राम जो मैंने ड्रॉ की वो, क्योंकि पोलन ग्रेन को यहाँ पे अट्रैक्ट करवाने के लिए इस ओवरी में केमिकल होता है। ओवरी कंटेन्स सर्टन केमिकल, आप हायर क्लास में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे। ओवरी कंटेन्स सर्टन केमिकल विच attracts द पोलन ट्यूब, विच अट्रैक्ट्स द पोलन ट्यूब। इसकी वजह से पोलन ट्यूब बन जाती है, और फिर उसमें से वो पोलन ग्रेन ट्रैवल करके ओव्यूल्स तक जाते हैं, फिर बाद में होता है फर्टिलाइजेशन। वो तो होना ही चाहिए ना, फिर बाद में होगा आगे की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये ओवरी में केमिकल, तो केमिकल की तरफ बढ़ने के लिए बोलते हैं ट्रॉपिकल मूवमेंट, टुवर्ड्स। और नास्टिक मूवमेंट मतलब अपोजिट, तो नास्टिक मतलब अवे, ट्रॉपिक मतलब टुवर्ड्स। तो केमिकल की तरफ मतलब केमोट्रोपिज्म, अंडरस्टूड? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब वाटर की तरफ, जियोट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी अर्थ की तरफ, ग्रेविटी अर्थ, ठीक है, उसकी तरफ। फोटोट्रोपिज्म मतलब लाइट की तरफ, केमोट्रोपिज्म मतलब केमिकल की तरफ। तो केमिकल कहाँ है? ओवरी में, इसीलिए वो केमोट्रोपिज्म, इसीलिए केमोट्रोपिज्म बोला। और इसीलिए जो आपकी पोलन ट्यूब है दैट विल धीरे धीरे ग्रो टुवर्ड्स एंड इट विल गो टुवर्ड्स द केमिकल विच इज प्रेजेंट इन ओवरी, तो केमोट्रोपिज्म है। अच्छे से समझा ये टॉपिक? चलो, इन ह्यूमन बींग्स when the process of digestion is completed, the proteins, carbohydrates and fats are respectively finally converted into, okay, respectively, हाँ। तो पहला वाला प्रोटीन्स है, दूसरा वाला कार्बोहाइड्रेट्स है, और तीसरा वाला है फैट्स। प्रोटीन्स ऑब्वियसली ये तो फिक्स ही है कि अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स तो ग्लूकोज में हो जाएगा। अब एनसीईआरटी में एक कंफ्यूजिंग चीज है, एनसीईआरटी में नहीं है मतलब हम कंफ्यूज कर लेते हैं। अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में होना है, ग्लूकोज में नहीं होता है, तो ये तो गया, सी एंड डी तो गया, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में होता है वो भी पता है, ठीक है। लेकिन फैट्स को अगर आप कंफ्यूज करके बोलोगे सिर्फ फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, तो नो, इट कन्वर्ट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। एनसीईआरटी की क्लियर क्लियर लाइन है, नॉट जस्ट फैटी एसिड्स। तो जो फैट्स है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये सिर्फ फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है, सिंपल फॉर्म में नहीं, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। आया समझ में? देयरफॉर रिमेंबर ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ये प्रोडक्ट्स होते हैं फैट्स के। तो आपका ऑप्शन जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इधर ग्लिसरॉल बी, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी में, ठीक है। व्हाट इट अंडरस्टूड? ध्यान से सुनना। एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। अच्छा, ब्रेक डाउन द आउटसाइड द बॉडी, ये जो पूरा फूड अंदर कर लेता है, टेक्स फुल फूड इनसाइड एंड देन डाइजेस्ट, जैसे कि ह्यूमन या फिर अमीबा, इसको क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी में है ना, टेक्स फुल फूड इनसाइड एंड देन डाइजेस्ट, इसको बोलते हैं होलोजोइक। क्या बोलते हैं इसको? होलोजोइक। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड, मतलब होलोजोइक नहीं चाहिए भाई हमको, होलोजोइक तो मैंने पढ़ाया। वो बोल रहे हैं कि पूरा फूड अंदर नहीं ले रहा है, वो बाहर ब्रेक कर रहा है, ऐसा कौन सा है? तो प्लांट पैरासाइट कसकटा नहीं, एनिमल पैरासाइट टेपवर्म नहीं, वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, हमारे इंटेस्टाइनल वर्म है टेपवर्म। एनिमल पैरासाइट और जो आपका है बैक्टीरिया, राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सेशन नो, दिस लुक्स मोर एप्रोप्रिएट, फंगाई, राइजोपस। राइजोपस जो है ये फंगाई है, ये फंगल ग्रोथ कराएगा, बाहर फूड को ब्रेक डाउन कराएगा एंड देन विल टेक द फूड इनटेक। डी इज द ऑप्शन। आ रहा है समझ में? क्लियर है? चलो, कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिलेक्ट विच इज नॉट करेक्ट। ध्यान से देखना, विच इज नॉट करेक्ट मतलब कौन सी करेक्ट नहीं है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, पहला वाला, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल्स डिफर्स एज इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ फूड दे ईट। दिस इज ट्रू। वाई? हमने पढ़ा है हर्बीवोर्स का इंटेस्टाइन लंबा होता है कंपेयर टू कार्निवोर्स, बिकॉज दे हैव सेलुलोज टू डाइजेस्ट, बिकॉज दे हैव सेलुलोज टू डाइजेस्ट।
तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ एनिमल्स में डिफर करती है, डिपेंड्स ऑन फूड दे ईट, है ना। तो ये है ट्रू। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी है ट्रू। आपका पूरा प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रीशंस फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियाज, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि लीवर से आता है बाइल जूस, पैंक्रियास से आता है पैंक्रेटिक जूस, वो दोनों सीक्रीशंस एक साथ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। तो हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट से वो कॉमनली इंटेस्टाइन में जाते हैं, तो ट्रू है। The villi of the small intestine absorb water. नहीं. From the unabsorbed food before it gets converted from the body via anus. नहीं. It will throw out of the anus after absorbing the water. लेकिन वो पानी और वो एब्जॉर्ब करना, सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना, ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल में नहीं होता है। इन्होंने बोला है द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द वाटर, नो, द विलाई ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब, सो दिस इज रॉन्ग। अंडरस्टूड, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऊपर के तीनों ट्रू है तो डी इनकरेक्ट, ये इस पे से समझा आपको, ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम है भाई। ओके, आई होप ये समझा होगा आपको। बढ़ते आगे। स्पिंस्टर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ, स्पिंस्टर मसल क्या होता है? स्पिंस्टर मसल, ध्यान रखना, स्पिंस्टर मसल जो होता है इट्स काइंड ऑफ लाइक, आप बोल सकते हो कि जैसे देखो, जैसे कि अभी ये ट्यूब्यूल है ऐसे समझ लो, और इस ट्यूब्यूल को थोड़ा नैरो हो जाता है, और फिर एक आध बड़े ओपनिंग में अगर जाना है तो यहाँ पे ये जो नैरोनेस जो हुआ है दैट इज स्पिंस्टर। यहां से अगर यहाँ पे जाना है, सपोज फूड को ही जाना है, तो स्टमक के एंड में होता है, वो पूछ रहा है एट द एग्जिट ऑफ व्हाट, तो स्टमक के ऊपर से आया और स्टमक के एग्जिट में होता है, जो फिर से इधर होता है, इधर समझ में आया, जो फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाने के लिए, बट हियर इज वन स्पिंस्टर, एक स्पिंस्टर उधर भी है और एक एनस में, एग्जिट ऑफ एनस में, वाई, अरे सॉरी, एग्जिट ऑफ एनस में है। क्यों? क्योंकि एग्जिट ऑफ एनस में भी वैसे टाइप का जरूरी है ना, मसल स्ट्रेन करके स्पिंस्टर मसल स्क्वीज आउट करके थ्रो करेगा बाहर, सेम वे यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पे एंड ऑफ द स्टमक एंड एंड ऑफ द एनस, अगेन एनसीईआरटी लाइन, यू कैन रीड इट। कुछ समझ में आया एक्सप्लेनेशन? यस, स्टमक के और एनस के एंड में होता है, गॉट इट, चलो। As compared to terrestrial organisms, the rate of breathing in aquatic organism is, aquatic organism में rate of breathing क्या होता है? फास्टर होता है, बिल्कुल। आप फिश को बाहर निकाल के देखो, मतलब आप देखोगे फिश बहुत फास्ट ब्रीथ करेगी, तो फास्टर तो होता है, फास्टर तो होता है, स्लोअर नहीं होता है, स्लोअर नहीं होता है, ये दो ऑप्शन उड़ा दिए, डन। लेकिन फास्टर क्यों होता है? because they need more oxygen for their survival, because the amount of dissolved oxygen in water is fairly low, B, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है, वो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम रहता है, और वो उनको इनहेल करना है विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑलरेडी पानी में विच इज वेरी लो अमाउंट, और इसीलिए फिर उनको फास्ट ब्रीथ करना पड़ता है ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए, ना कि बिकॉज दे नीड मोर ऑक्सीजन, नो, their breathing rate is faster because the amount of dissolved oxygen is in water is relatively low, डन। तो बी है इसका ऑप्शन। चलो, गार्ड सेल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हार्ट एक्सप्लेन कर दिया, और ये पाथवे दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन तीनों को डायग्राम को ध्यान रखना, लर्न कर लेना, छोटी छोटी स्टेप्स बताइए, ध्यान रखना, पहले स्टेप में भी एनर्जी बनती है, ओके। चलो, सो खत्म किया हमने इनके बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज को, एंड डू वॉच ऑल द एमसीक्यू सेशंस ऑफ द केमिस्ट्री, चारों के चारों केमिस्ट्री के चैप्टर पे बहुत अच्छे अच्छे हमने एमसीक्यूज लिए हैं, ठीक है। और अगले चैप्टर में मिलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऐसे ही जबरदस्त एमसीक्यूज लेके। चलो, थैंक यू।